हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लिस जंक्शन। आज की क्लास में है जो हम फिजिक्स का क्लास 11th के चैप्टर 9 को हम आज कवर करेंगे। और चैप्टर 9 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आसानी से समझा जा सकता है। तो बहुत छोटे में हम इसको जल्दी जल्दी इस चैप्टर को समझेंगे। समझने के पूरे ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया ताकि हम थोड़ा सा डीपली इसको समझ पाए। ठीक है कि इनमें क्या क्या है, और हम इस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कुछ अलग नहीं बनते। तो अभी हम पहले चैप्टर को समझ रहे हैं, देन हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो इसमें समझना है वो ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रबड़ पे फोर्स लगाते हैं तो रबड़ का शेप चेंज हो जाएगा, रबड़ को आप स्ट्रेच करते हैं उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो बॉडी के शेप को चेंज कर दे उसको हम कह रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लाइक अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हो बाहर से, तो ये जो फोर्स वो क्या करेगा, इसके शेप को चेंज कर देगा, वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको हटा देगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं। और इसी डिफॉर्मिंग फोर्स के बेस पे इलास्टिसिटी हम समझते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी जो है वो है एक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है। वो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी कि इलास्टिसिटी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप लगाओगे तो बॉडी के शेप में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, किसी डायमेंशन में चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो जब इस तरीके की कोई चीज कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाओगे तो वो वापस से अपने शेप, साइज, वॉल्यूम को क्या करेगा, रीगेन करेगा। तो ये जो रीगेन करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी कह रहे हैं। और ये जो बॉडीज प्रॉपर्टीज दिखाती हैं उन बॉडीज को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। ठीक है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन when the external deforming force acting on the body are removed। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को लगा के हटा रहे हो उसके बाद जब उसकी जो शेप को, वॉल्यूम को, साइज को रिगेन कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी कह रहे हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं बॉडीज, उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इलास्टिक बॉडीज कह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब इस अब जैसे इलास्टिसिटी आप समझ लिए प्रॉपर्टी है, हमने इलास्टिक, ऐसे एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज भी होती है जो मतलब परफेक्टली अपने शेप को रीगेन कर लेती है। कई बार क्या होता है, कुछ बॉडीज जो होती हैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने शेप को रीगेन तुरंत नहीं करती हैं या कुछ समय लेती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ बॉडीज आती है जो बहुत क्विकली अपने शेप को रीगेन कर लेती हैं। ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। राइट। सो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स समझ लिया, हमने इलास्टिक बॉडीज समझ लिया। तो पहला तो हमने यहाँ पे समझा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है। और डिफॉर्मिंग फोर्स के बेस पे हमने समझा कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ तक बात आपको सब तो समझ में आएगी। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी का रिवर्स होता है प्लास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी क्या है कि कोई अगर बॉडी के ऊपर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा रहे हो और वो अपनी शेप को, साइज को, वॉल्यूम को रिगेन कर रहा है, बट अगर कोई ऐसा नहीं करता है, मतलब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी लेंथ में चेंज आया, बट और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा रहे हो तो हटाने के बाद वो अपने साइज को, शेप को, वॉल्यूम को रीगेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है प्लास्टिसिटी को। ठीक है। जैसे अगर आप एक प्लास्टिक को, आप कोई ऐसी चीज को आप खींचते जा रहे हो तो इसका मतलब उसका प्लास्टिक रेंज बहुत बड़ा है, मतलब आपने उसको खींचा, उसकी लेंथ बढ़ी, जैसे आपने छोड़ा वो उतने का उतने ही रहा, उसके साइज में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो अपने साइज को रिगेन नहीं किया उसने बेसिकली, तो हम उसको कह रहे हैं प्लास्टिसिटी। डेफिनेशन देखें, the inability of a body to return to its original size and shape even on removal of the deforming force is called plasticity। राइट। तो ये चीज होती है प्लास्टिसिटी। क्लियर है बात यहाँ तक?
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो हमने पहली चीज समझी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपने साइज को रिगेन करता है। कब रिगेन करता है ये इंपॉर्टेंट है, कब रिगेन करता है? जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है इनएबिलिटी, यानी कि वो वापस से अपने साइज और शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, और उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इलास्टिसिटी कह रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स समझ लिया, इलास्टिसिटी समझ लिया, प्लास्टिसिटी समझ लिया, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ये प्रॉपर्टीज दिखाती हैं बॉडीज, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस। ओके, नाउ स्ट्रेस की बात करें तो व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस को समझने से पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स को, हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप समझे, लेट्स से कि आपने एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया। आपने क्या करा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ के पार्टिकल जो है अपने पोजीशंस को छोड़ देंगे। जब ये अपने पोजीशन को छोड़ रहे हैं तो छोड़ते वक्त क्या हो रहा है? जैसे ही ये छोड़ेंगे, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, वैसे ही इस बॉडी के अंदर इंटरनली एक फोर्स जनरेट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा। तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने लगाया। क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बट आपने जो फोर्स आप लगाया है उसके बदले में एक रिएक्शन तरीके से कह सकते हो कि इंटरनली एक फोर्स जनरेट हो रहा है। और जब इंटरनली फोर्स जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बदले में इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इस रिस्टोरिंग फोर्स को हटाओगे, जैसे ही आप इस सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आने के बाद क्या करेगा? ये जो बॉडी, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए थे, इनको वापस अपनी जगह पे लेके जाएगा, रीस्टोर करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों चीजें जो लग रही हैं वो क्या लग रही है? एक एरिया पे लग रही है। किस पे लग रही है? एरिया पे। तो अब फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? कोई पता है? फोर्स अपॉन में एरिया गेस करिए क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, यस यू गेस इट राइट, दैट इज प्रेशर। तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में? जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जब आप किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स किसी ना किसी एरिया पे लग रहा है, सो बेसिकली यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, एंड इन रिएक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर अ इंटरनल प्रेशर इज जनरेटेड, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जनरेट हुआ है सेम एरिया पे। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स विच जनरेट अ इंटरनल रिस्टोरिंग प्रेशर, and this internal pressure is known as stress. So stress is basically equal to pressure which you applied on a body, right? So external pressure जो आपने अप्लाई किया था वही प्रेशर होता है स्ट्रेस। बट स्ट्रेस एक इंटरनल टर्म है जो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है, जो मैंने आपको समझाया। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेस। आप जो लगा रहे हो बॉडी के ऊपर वो लगा रहे हो प्रेशर, और जो बॉडी इंटरनली अपने अंदर जनरेट कर रही है वो है स्ट्रेस, जो कि इवेंचुअली इक्वल होता है प्रेशर के, मतलब कि जो प्रेशर आप लगा रहे हो। क्लियर है बात? इससे मतलब क्या समझे? इसका मतलब अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। बट द डिफरेंस इज हियर, द फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे। ठीक है, और एरिया वही है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे केस। तो स्ट्रेस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया in the body when it is being deformed by external force, right? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो स्ट्रेस क्या होता है? अब अगर आपको स्ट्रेस समझ में आ गया है तो इसकी अब हम टाइप के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। अगर आप प्रेशर या फोर्स किसी पे लगा रहे हो तो उससे चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? पहला चेंज उसकी देखने को मिलेगा लेंथ। क्या देखने को मिलेगा? लेंथ। दूसरा क्या चेंज देखने को मिल सकता है? वॉल्यूम। और तीसरा क्या चेंज देखने को मिल सकता है? क्या देखने को मिल सकता है? दैट इज शेप। ठीक है, तीसरा जो चीज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा शेप।
यानी कि आप तीन चीजों पे इस पूरे चैप्टर में इन तीन चीजों पे ही बात होगी, लेंथ, वॉल्यूम और शेप। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं इन्हीं के बेसिस पे हम बात करेंगे, यानी कि जो भी चेंजेस आप देखोगे वो इन्हीं तीन चीजों में देखोगे, और जब टाइप्स बनेंगे तो वो इन्हीं तीन चीजों पे टाइप्स भी बनेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो अगर देखो, जैसे अगर आप देखते हो, अगर हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है जब किसी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है। जैसे अगर ये मार्कर, ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इसके इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर, अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो ये क्या है? ये बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो नॉर्मल फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस पे अगर लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, लाइक अगर मैं, ये सरफेस है, सरफेस पे मैं फोर्स इसकी वजह से लगा रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है कैसा है? परपेंडिकुलर। सो जब भी कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। राइट, तो ये चीज नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस, अब नॉर्मल स्ट्रेस तीन तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है हाइड्रोटेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक को अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या बात हो रही है? जब हम टेंसाइल की बात करें, देखो पहला टाइप जो है वो नॉर्मल है और इसको मैं इस कैटेगरी में ले रहा हूँ, ये पहला टाइप है। जिसमें मैंने आपको पहला टाइप बोला था, क्या बोला था? कि लेंथ में चेंज आता है, तो ये वो केस है जिसमें लेंथ में चेंज आता है। ये वो है जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो क्या आएगा? चेंज इन लेंथ आएगा। क्या आएगा? चेंज इन लेंथ आएगा। और ये जो चेंज इन लेंथ है ये कई दो तरीके से हो सकता है। देखो दोनों ही केस में आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, बट एक होता है टेंसाइल, मतलब कि आप जब लेंथ फोर्स लगाओगे उससे क्या होगा कि जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। उससे होगा क्या? कि लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी कि लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, मतलब कि इंक्रीज इन लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? इंक्रीज इंक्रीज इन लेंथ होता है। ठीक है, बट वही बात अगर कंप्रेसिव की हो जाए तो कंप्रेसिव में क्या है? आप कंप्रेस कर रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने में क्या होगा कि लेंथ जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। और अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो उसको हम बोल रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन लेंथ। दोनों ही केस में चेंज इन लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चेंज इन लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तीसरा केस है, इसमें भी जो फोर्स है वो नॉर्मल लग रहा है, पर यहाँ पे एक तीसरा, इसको मैं सेकंड पार्ट कहना चाहूंगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो एक तरीके से सेकंड टाइप बन सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो लेट्स से एग्जांपल, अगर आप किसी बॉडी को, जैसे बॉल को अगर वाटर के अंदर डाल रहे हो, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगी? लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉडी गई है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हर डायरेक्शन से बराबर लगेगा, हर डायरेक्शन से बराबर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो अब जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बेसिकली रिलेट करता है चेंज इन वॉल्यूम से। यानी कि अगर वॉल्यूम में, अगर किसी तरीके मतलब फोर्स लगाने की वजह से वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है तो वो बात करता है, किसकी बात करेगा? वो बात करेगा आपसे, आपसे बात करेगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की। किससे बात करेगा? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेकंड टाइप है। आप इसको नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर क्यों डाल दिया? क्योंकि तीनों ही केस में फोर्स जो लग रहा है वो नॉर्मल ही लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, इस वजह से इसको नॉर्मल की कैटेगरी में डाला हुआ है। बट अगर अकॉर्डिंग टू मैं देखें तो ये आपका सेकंड कैटेगरी बन सकती है। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करें तो वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो, या फिर यहाँ पे एक टर्म और यूज किया जा सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस भी यूज हो रहा है। सो या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यह है कि जो फोर्स है वो सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है? सरफेस पे लग रहा है। मतलब अगर आप बात करें तो जैसे ये बुक है, तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स जो है, जो फोर्स क्या है, कैसे लगाऊंगा? फोर्स में लगाऊंगा ऐसे सरफेस पे। तो जब मैं सरफेस पे लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इसके शेप में चेंज आ रहा है। देखो शेप में नीचे वाला सरफेस वही रह गया पर ऊपर वाला फोर्स है, तो ये चीज क्या है आपका? एक तरीके से टेंजेंशियल यानी आप टेंजेंट फोर्स लगा रहे हो। तो जब आप टेंजेंट फोर्स लगा रहे हो तो टेंजेंट फोर्स लगाने से क्या होता है? उसको बोलते हैं टेंजेंशियल या शेयरिंग। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है कि जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसमें होता क्या है कि इस तरीके से आप फोर्स लगाते हो तो उसमें शेप में चेंज आता है। क्या आता है? शेप में चेंज आता है, नीचे वाला वही रहता है, ऊपर वाला शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो शिफ्ट होता है इसी को हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया और उस बॉडी के शेप में चेंज आ गया, तो वो जो टाइप होगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो तीन तरीके पड़े। नॉर्मल स्ट्रेस में यहाँ पे आ गया इंक्रीज इन लेंथ,
ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे आ गया डिक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे आ गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का मतलब है डेल्टा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। और टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। तो शेप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी शेप चेंज होगा, तो ये तीन तरीके के केस होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस यहाँ पे, अच्छा अब स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, ये है फोर्स अपॉन में एरिया। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, पास्कल, क्योंकि प्रेशर ही है। और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं क्योंकि फोर्स है ऊपर, देखो यूनिट बनानी आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले से ही यूनिट बनती है। तो फॉर्मूले से यूनिट बनेगी तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन, और अपॉन में एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगी इसकी एसआई यूनिट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट कहे जाए तो क्या बोलेगा, न्यूटन का बन गया डाइन, न्यूटन का होता है डाइन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आता है ना आप लोगों को। देखो भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे, भाई डायमेंशन फॉर्मूला हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का, मैं आप लोगों को मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद है तो आप उसके मास इंटू एक्सेलरेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो क्या है वो, mlt-2 है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, ml-1t-2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। टाइप ऑफ स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, लॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इन तीनों ही केस में जो फॉर्मूला यूज होना है वो फोर्स अपॉन में एरिया ही होना है। ऐसा नहीं है कि टर्म अलग हो गई है तो आप फोर्स अलग यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला अलग यूज करोगे। सो बेसिकली बात यही है कि है, हर ये जितने भी टाइप हमने पढ़े वो सभी स्ट्रेस है, और स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन में एरिया, डजेंट मैटर। ठीक है, तो फोर्स अपॉन में एरिया ही रखना है, कि कौन सा केस बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बनेगा स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन में एरिया ही। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेन की तरफ। अगेन हमने मैंने अभी अभी पीछे मैंने बताया आप लोगों को कि हम तीन बेसिस पे बातें करते हैं, तो अभी वो तो चलो नेक्स्ट पार्ट है। पर स्ट्रेन होता क्या है, अब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाओगे, मतलब फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे। आप तो स्ट्रेस नहीं लगा रहे हो, आप तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो। आपके डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, और उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो इवेंचुअली आप स्ट्रेस लगा रहे हो। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से होगा क्या, होगा ये कि चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, चेंज आएगा लेंथ में, चेंज आएगा वॉल्यूम में, चेंज आएगा शेप में, इन तीनों में चेंज आएगा। और जब इस चेंज को हम उनकी ओरिजिनल के साथ रेशो देखते हैं, क्या देखते हैं, ओरिजिनल के साथ रेशो देखते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रेन। कि मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगने की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया है, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, और इसमें मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आया है, ये जो डेल्टा एल और एल है, तो ये कितना परसेंट है, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रेन परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हो, रेशियो से निकालते हो। तो वो रेशियो कैसे आया वो चीज यहाँ पे देखने वाली है। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं स्ट्रेन। तो इससे हम क्या समझे कि स्ट्रेन क्या है, इससे हम समझे ये कि स्ट्रेन जो है वो एक रेशो है, और वो रेशो किसका है, वो रेशो है चेंज इन डायमेंशन का, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। मैं डायमेंशन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, डायमेंशन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ की भी बात हो रही है, वॉल्यूम की भी बात हो रही है, शेप की भी बात हो रही है, तीनों की बात एक साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में कंबाइंड डेफिनेशन है, तो इसीलिए ये रेशियो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन का। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्योंकि डायमेंशन सेम है, लेंथ ऊपर है लेंथ नीचे है, वॉल्यूम ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं बनती, तो ये एक तरीके से यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगेन हम बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन अगेन वही कॉन्सेप्ट, टाइप की बात करें तो तीन टाइप के बेसिस हैं यहाँ पे। पहला है लेंथ, क्योंकि आप टेंसाइल स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाँ जैसे अभी पीछे आप बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी बात होती है, तो वहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोला जा सकता है। दूसरा जो है वो यहाँ पे बनता है, दैट इज वॉल्यूम। तीसरा जो है वो है शेप। ठीक है, वही तीन टाइप, अगेन वही तीन टाइप आ चुके हैं, और उसी के बेस पे तीन स्ट्रेन की बात होगी। ठीक है, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
स्ट्रेन स्ट्रेन जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है टेंसाइल और कंप्रेसिव यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जो लगा है। तो टेंसाइल, मैं इसको बेसिकली कह देता हूँ टेंसाइल स्ट्रेस, और इस टेंसाइल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो लेंथ की वजह से होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेन, देखो बेटा शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको बताया कि ये एक शेप का चेंज होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि अगर इस पे फोर्स इस तरीके से लगा है तो इस तरीके से इसमें चेंज आएगा। तो अगर मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है और इसमें ये डिफ्लेक्शन आया है तो ये एंगल जो है ये माना जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये कैसे निकालोगे, ये इसमें डिफ्लेक्शन आया है डेल्टा एल का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसके बीच का जो चेंज आया है वो डेल्टा एल है। तो इस डेल्टा एल अपॉन में एल का जब रेशो निकालोगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, यानी कि शिफ्ट इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब ध्यान दो कि ये जो फॉर्मूला देखने में आपको सेम लग रहे होंगे, ठीक है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो भी डेल्टा एल अपॉन में एल है, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेन है या इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कह रहे हैं टेंजेंशियल, और हम इसको करके क्या कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी इसको कहा जा सकता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन जो है जिसको थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं वो भी डेल्टा एल बाई एल है। बस फर्क ये है कि वहां पे चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। बट जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी तरीके का इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, जस्ट शेप चेंज हो रही है। जैसे बुक को आप करोगे तो वो शेप चेंज करेगी, तो उसी तरीके से चेंज होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये देखो ये चेंज हो रहा है, आप इसके शेप में देख रहे हो फर्क दिख रहा है। तो ये जो चेंज है इसी की हम बात कर रहे हैं कि चेंज होते ही इसके शेप में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसी को हम क्या कह रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक बात आप लोगों की क्लियर है? ठीक है, तो हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, ठीक है, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, और इनके तीन तीन टाइप पढ़ लिए। ठीक है, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, और इनके तीन तीन टाइप भी पढ़ लिए हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो दो आपने केसेस पढ़ लिए हैं, और इसके बेस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब आप अच्छे से समझ जाते हो, देखो स्ट्रेस हमने तीन टाइप के पढ़े हैं। एक जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक कह रहे हैं, और टेंजेंशियल हो गया। तीन केस पढ़े हैं। तीनों केस में फोर्स का स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तीनों केस में फोर्स अपॉन में एरिया फॉर्मूला आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो तीनों केस में जो फॉर्मूला है वो अलग अलग बन रहा है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा वी बाई वी, और अगेन डेल्टा एल बाई एल, वो चेंज इन शिफ्टिंग का केस है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे आगे कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बनेंगे, तो इनको क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी? चलिए ठीक है, अब जो ये जो टॉपिक है हुक्स लॉ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस लगभग आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या है कि हुक्स लॉ की बात हो रही है। हुक्स लॉ क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो एक वायर ली, उस वायर के ऊपर वेट बढ़ाते गए। ठीक है, अब वेट बढ़ाएंगे तो उसकी वायर की लेंथ चेंज होगी। अब लेंथ चेंज होने से होगा क्या, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली हुक्स क्या कर रहे थे कि लोड बढ़ाने की वजह से वो देख रहे थे कि स्ट्रेस में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि स्ट्रेन बढ़ाने की वजह से, स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंज करने की वजह से स्ट्रेस में कितना चेंज आ रहा है वो बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे थे, और उसके बेस पे उन्होंने एक ग्राफ तैयार किया था, और वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो तो आगे बात है, पर ये चीज़ है। तो इस तरीके से उन्होंने केस देखा, एक वायर का केस है, ऐसे अलग अलग बॉडीज में देखा जा सकता है, वॉल्यूम वेक्टर केस है तो वो अलग केस देखा जा सकता है। तो ये केस, तो हुक्स लॉ कहते हैं कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, ऐसा हुक्स का कहना है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसको समझाया भी। ठीक है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट कि व्हेन अ वायर इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, और ये चीज जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते लगाते जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करना चाहिए। क्लियर है बात, यही बात है। तो ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन करेगा। बट अगर आपने उस फोर्स को लगाते गए और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो है वो क्या है कि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करता है। ठीक है, ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करता है, तो ऐसे में इसका मतलब वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। बेटा मेरी नींद को मत जाना, रात का बहुत समय हो रहा है, 11-12 बज रहे हैं शायद, तो इस समय की रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपने जिस पॉइंट तक फोर्स लगाया
और वो फोर्स हटाने के बाद, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर, और अगर जैसे ही उस लिमिट को आप क्रॉस करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे है। तो उसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच टू इट, ठीक है, यानी कि लोड की बात मतलब क्या हो गया, लोड जो उसके ऊपर वेट रख रहे थे, ठीक है, तो उससे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सटेंशन का मतलब क्या है, स्ट्रेन, और लोड मतलब स्ट्रेस। तो एक्सटेंशन स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, और लोड हो गया यहाँ पे स्ट्रेस। तो उसके बारे में बात करें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो आपस में, यानी कि एक्सटेंशन जो है वो लोड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है जो सिंप्लीफाई है, वो कहता है कि जो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि वो हमेशा स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ कहना चाहता है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, हुक्स लॉ। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाता है। नीचे हम स्ट्रेन दिखा देंगे, और यहाँ पे होगा स्ट्रेस, और ये होगा ये स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी इसका मतलब जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हुक्स लॉ कहना चाहते हैं। क्लियर बात, ये चीज़ है, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते ही क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और इक्वल टू लगाते ही क्या आएगा, कांस्टेंट, और इनटू में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो जो स्ट्रेस है, ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो क्या हुआ, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन पे, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो बच्चों आप लोगों को पता है इक्वल टू लगाते हैं, और साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट, और ये आ गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेन यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आएगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन दैट इज कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो बेसिकली आप मॉडुलस नहीं तो सिंपल इलास्टिसिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल आप इसको इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। सो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, क्या है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। सो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, ऐसा हुक्स लॉ कहता है, और इस बेसिस पे उसने इलास्टिसिटी को डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे, अब इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक तो रबड़ है, और एक है मेटेलिक वायर, ठीक है, स्टील कह सकते हो, स्टील वायर, स्टील रॉड आप कह लो, ठीक है, तो ये दो चीजें, एक रबड़ है, स्टील रॉड है। सो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, ठीक है, आप गैस करिए, आप लोगों ने गैस करा हो, ठीक है, रबड़ और स्टील रॉड दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है। अगर मैं इन दोनों पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता हूँ तो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से इन दोनों में स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेन आएगा, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ज्यादा इलास्टिक कौन है। आई होप आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। सो सही आंसर ये है कि जिन बच्चों ने सोचा कि स्टील रोड वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने सोचा कि रबड़ वो गलत है बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, उसका रीजन ढूंढना चाहिए। तो रीजन ये है कि इलास्टिसिटी क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, इलास्टिसिटी कहता है कि इलास्टिसिटी जो है वो जो है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन है, राइट। अब मैं दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैंने बराबर फोर्स लगाया तो फोर्स जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, अगर जितना अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने रबड़ पे लगाया, रबड़ क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, यानी स्ट्रेच होने का मतलब है उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा है। उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं स्टील रोड पे लगाऊंगा तो उसमें कोई भी स्ट्रेच आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो वहीं की वहीं रहेगी, उसकी लेंथ वहीं की वहीं रहेगी, उतनी ही की उतनी रहेगी, इसका मतलब उसके स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आया। अब जिसका मतलब ये है कि जो इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेन पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, और अगर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है तो इनवर्सली डिपेंड करने का मतलब है कि इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होगी यानी स्ट्रेन ज्यादा होगी तो इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर स्ट्रेन कम होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो रबड़ में हल्के फोर्स लगाने से भी क्या हुआ कि उसकी इलास्टिसिटी, स्ट्रेन बढ़ गया, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम है, तो इसलिए रबड़ कम इलास्टिक है, रोड ज्यादा इलास्टिक है। इसीलिए ब्रिज जितने भी बनाए जाते हैं उसके अंदर स्टील मेटल वायर यानी कि आयरन की रॉड ली जाती है, क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, नहीं तो फिर हम रबड़ ना ले लेते ब्रिज बनाने के लिए, है ना, रबड़ के अंदर उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, भैया ब्रिज बन गया।
तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा इलास्टिक कौन है, मेटलिक स्ट्रिंग। क्लियर है बात। तो ये चीज़ है। तो आज की क्लास में आज मैंने इतनी ही स्लाइड प्रिपेयर करी थी पार्ट 1 में, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो आप इजीली इसको थोड़े थोड़े टाइम देके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समझा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स समझने के बाद हमने इलास्टिसिटी के बारे में समझा, प्लास्टिसिटी के बारे में समझा, देन हमने स्ट्रेस समझा, टाइप ऑफ स्ट्रेस समझा, स्ट्रेन समझा, टाइप ऑफ स्ट्रेन समझा एंड हुक्स लॉ समझा। हुक्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके इसके बेस पे आगे टाइप है, जो हम इलास्टिसिटी समझ रहे हैं, इस इलास्टिसिटी के टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि जो 3 कैटेगरी हमने डिसाइड करी है, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप, इसके बेस पे भी इलास्टिसिटी के 3 कैटेगरी बनती है, और उन 3 कैटेगरी को हमें समझना है चैप्टर में इतना ही, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है। क्लियर बात। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको, ज़्यादातर लोगों के पास, बच्चों के पास, आप लोग अपने फ्रेंडशिप सर्कल में इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।